हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्यापक भर्ती के विभिन्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्नों को कर लिया है। तीसरे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 जॉन गेल क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर 3 कामता प्रसाद गुरु और ऑप्शन नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न संख्या 42 है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ऑप्शन नंबर 1 इस्तवार द ललितोत्तर इंदुए हिंदुस्तानी को, ऑप्शन नंबर 2 ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ऑप्शन नंबर 3 ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ऑप्शन नंबर 4 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था और उसे किशोरीलाल गोस्वामी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। ये जो पहला ऑप्शन आपका दिया है इस्तवार द ललितोत्तर इंदुए हिंदुस्तानी को, जिसको गारसादा तासी ने लिखा था और इसे लक्ष्मी सागर वासड़े ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया था। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक थे पादरी एडविन ग्रिप्स और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक थे FEK है। प्रश्न संख्या 43 है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? ऑप्शन नंबर 1 भस, ऑप्शन नंबर 2 भास, ऑप्शन नंबर 3 दस और ऑप्शन नंबर 4 अस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भास, क्योंकि भाषा आपका भास धातु से बना है। इसका अर्थ ही होता है वाणी को व्यक्त करना, यानी जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को, भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, दूसरों तक पहुंचा सकता है, वही क्या है? आपका भाषा है। प्रश्न संख्या 44 है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन नंबर 1 343, ऑप्शन नंबर 2 348, ऑप्शन नंबर 3 349 और ऑप्शन नंबर 4 351। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 351, क्योंकि जो आपका सीधे दिया कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद पे है, तो वह 351 पे है। जो अनुच्छेद 343 है यह संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि आपकी देवनागरी होगी। जो अनुच्छेद आपकी 348 है यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है और अनुच्छेद जो 349 है यह भाषा संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने पर विशेष प्रक्रिया के लिए इसको रखा गया है। प्रश्न संख्या 45 है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर 1 सरकारी कार्यालयों की भाषा, ऑप्शन नंबर 2 राज्य में बोलचाल की भाषा, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रभाषा और ऑप्शन नंबर 4 संविधान की भाषा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सरकारी कार्यालयों की भाषा। यानी जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। यह कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 में इसे राजभाषा घोषित किया गया। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 के पहले वाले भाग में इसकी घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 2 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 3 10वीं शताब्दी और ऑप्शन नंबर 4 6ठी शताब्दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 6ठी शताब्दी। यानी भारत के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी से माना जाता है। लेकिन अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग ऐसा माना जाता है पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें सर्वप्रथम ऐसा प्रमाणिक रूप में माना जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है?
ऑप्शन नंबर 1, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। ऑप्शन नंबर 3, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए इसका नाम खड़ी बोली पड़ा है। प्रश्न संख्या 48 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बने? ऑप्शन नंबर 1, पढ़े लिखे भारत का। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षित भारत का। ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय एकता का। ऑप्शन नंबर 4, देश भर से संपर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ये राष्ट्रीय एकता की भाषा बनकर सबके सामने आई थी। प्रश्न संख्या 49 है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। ऑप्शन नंबर 2, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग। ऑप्शन नंबर 3, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग। और ऑप्शन नंबर 4, शब्दावली आयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 50 है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? ऑप्शन नंबर 1, पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी हिंदी। और ऑप्शन नंबर 4, खड़ी बोली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी हिंदी से। प्रश्न संख्या 51 है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर 2, भारत संघ की राजभाषा। ऑप्शन नंबर 3, संपर्क भाषा। और ऑप्शन नंबर 4, मानक भाषा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत संघ की राजभाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई। किस अनुच्छेद के तहत? 343 फर्स्ट के तहत। प्रश्न संख्या 52 है, कौन सी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर 1, रोमन। ऑप्शन नंबर 2, देवनागरी। ऑप्शन नंबर 3, फारसी। और ऑप्शन नंबर 4, रूसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फारसी। यानी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जबकि जो देवनागरी है, रोमन है, रूसी लिपि है, इसको हम बाएं तरफ से लिखते हैं और दाएं की ओर क्या करते हैं? लिखते जाते हैं। रोमन में भी ऐसा ही है। देवनागरी में जिस लिपि में हम लोग लिखते हैं, देखते आप इधर बाएं से लिखते हुए दाएं तक जाते हैं, लेकिन इसमें पूछा दाएं से बाएं ओर जाती है, वह लिपि है आपकी फारसी लिपि। प्रश्न संख्या 53 है, भालो में रणझंकार अभी, लटकी कट में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह उद्घृत उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन नंबर 1, मैथिली शरण गुप्त के। ऑप्शन नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर के। ऑप्शन नंबर 3, कन्हैयालाल सेठिया के। और ऑप्शन नंबर 4, श्याम नारायण पांडे की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, श्याम नारायण पांडे की ये पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो कई बार आया है, हम कौन थे क्या हो गए और क्यों होंगे, अभी आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मतलब बताते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्यों होंगे, अभी आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और रामधारी सिंह दिनकर की एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, स्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हट्टी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर जी की ये पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। कन्हैयालाल सेठिया की कोई प्रसिद्ध पंक्ति मुझे याद अभी नहीं आ रही है। प्रश्न संख्या 54 है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1, नई कविता। ऑप्शन नंबर 2, दलित विमर्श। ऑप्शन नंबर 3, प्रगतिवाद। और ऑप्शन नंबर 4, छायावाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, नई कविता। यह नई कविता की विशेषता थी लघु मानव की धारणा। प्रश्न संख्या 55 है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयुक्ता हैं। ऑप्शन नंबर 1, रमेश कुंतलमेक। ऑप्शन नंबर 2, विजय देव नारायण साहे। ऑप्शन नंबर 3, गजानन माधव मुक्तिबोध। और ऑप्शन नंबर 4, मनोहर श्याम जोशी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गजानन माधव मुक्तिबोध।
प्रश्न संख्या 56 है, कभी मुक्त बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 धनंजय वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 शमशेर बहादुर सिंह। यह छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 2014 में आया था। इसमें 5 ऑप्शन थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 नामवर सिंह। और रामविलास शर्मा ने भी मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है उसको इन्होंने कहा था कि अपराध भावना का अनुसंधान, अंधेरे में जो इनकी कविता है उसको कहा था अपराध भावना का अनुसंधान कहा था। प्रश्न संख्या 57 है, माझी के पुल से कितने दूर है माझी का पुल, कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर इन पंक्तियों के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 3 कुंवर नारायण और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। देखिए अक्सर इस तरह के प्रश्न, देखिए केदारनाथ अग्रवाल केदारनाथ सिंह आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। मतलब कि अगर आप केदारनाथ को पढ़ें कि केदारनाथ की ये मतलब पंक्तियां हैं तो केदारनाथ अग्रवाल की है कि केदारनाथ सिंह की है, तो इस चीज में आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 केदारनाथ सिंह का। प्रश्न संख्या 58 है, अब इसमें से ढूंढना है कि किसकी है। रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में? देखिए चारों जो रचनाएं हैं वह रामधारी सिंह दिनकर की है। अब ये सोचना है कि ये किसकी है, रश्मिरथी की है, उर्वशी की है, कुरुक्षेत्र की है कि परशुराम की प्रतीक्षा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र में कहा गया है जो उनकी रचना है। प्रश्न संख्या 59 है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चीरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की है? देखिए ये भी दिनकर की ही है। अब पूछ रहा कि कुरुक्षेत्र की है, रश्मिरथी की है, सांध्यनी की है कि परशुराम की प्रतीक्षा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रश्मिरथी। ये रश्मिरथी का कथन है। प्रश्न संख्या 60 और आज का अंतिम प्रश्न, अगले वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग 61 से 80 तक के प्रश्नों को करेंगे। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 श्रद्धा का, ऑप्शन नंबर 2 चिंता का, ऑप्शन नंबर 3 लज्जा का और ऑप्शन नंबर 4 आशा का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लज्जा का। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। यह जो है काव्यांश लज्जा का वर्णन किया गया है। इस तरह से आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों को कर लिया। अगले वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें फिर 20 प्रश्नों को हम लोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।